समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मैं नेहा। समाचार अब तक में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ मुख्य खबरें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि समाचार अब तक आप मुझे बोलने का अवसर दे रहे। देखिए कैसा है, इस देश में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ गया है, ये वाकई सच्चाई है। और इस सच के हम लोगों ने इस सच के साथ ये समझने की ज़रूरत है। अपन देश की बात न करते हुए नागपुर की भी अगर बात करें तो आज नागपुर शहर में हर गली, हर मोहल्ले में, हर रास्ते पर सीमेंटीकरण का इतना बड़ा जाल बिछ चुका है जी कि आज शहर में अपने को डांबर के रास्ते ही नहीं नजर आते। आपने इसके कुछ सालों पहले देखा होगा कि नागपुर शहर ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में अपन बोले, जब सीमेंट के रास्ते नहीं थे, डांबर के रास्ते थे, और धुपकाले में हम लोग जब गाड़ी चलाते थे हाईवे पर या सड़कों पर जी, तो हमको दूर से वो डांबर के रास्तों पर पानी नजर आता था, बराबर, जिसके वजह से हमारे गाड़ियों को चलाते समय जो गर्मी का तापमान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था, जिसकी वजह से गाड़ियाँ काफ़ी दूर तक चलती थी और अच्छी मेंटेन होती थी। आज सीमेंट के रास्ते होने से एक तो सीमेंट के रास्तों में पूरी तरह से समतोल नहीं है। आप सीमेंट रास्ते पर गाड़ी चलाइए तो आपकी गाड़ी उबड़ खाबड़ चलती है, और स्पीड से चलाएंगे और ज़्यादा इससे चलेंगे तो दुर्घटनाएं निश्चित होगी, क्योंकि सीमेंट जब गर्म होता है तो वो ठंडा जल्दी नहीं होता, और गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का टायर जब चलता है तो वो घर्षण से वो भी गर्म होता है। उसको जो ठंडा हुआ मिलना चाहिए वो रास्ते पर नहीं मिलता, जिसका अधिकतर प्रमाण में दुर्घटनाएं होती हैं। एक तो सड़क की गर्मी, ऊपर से टायर की गर्मी, और ये दोनों गर्मियां जब एक साथ आती है तो टायर ब्लास्ट होता है, टायर फट जाता है, और ऐसे इसमें दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है। बिलाज जी, बिलाज जी, हाँ, मैं ये समझता हूँ कि सीमेंट के रास्ते ही दुर्घटनाओं का मुख्य अंबार है। विलास जी, लेकिन हमने देखा है कि स्कूल बसेस जो है वो काफ़ी पुरानी भी हो गई है। हर साल उसकी सर्विसिंग या फिर हर महीने में ये रोज जांच करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको इसमें? ये बिल्कुल बेहद ज़रूरी सवाल है और मैं आपके इस सवाल का समर्थन करता हूँ। आज नागपुर शहर में स्कूल में चलने वाली वैन, ऑटो रिक्शाएँ, ये बच्चों का लाना ले जाना करती है, बड़े जिम्मेदारी और जवाबदारी का काम है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लाना ले जाना नहीं कर पाते, इसीलिए वो ऑटो लगाते हैं या स्कूल वैन पे अपना बच्चा भेजते हैं। ये ऑटो रिक्शा चालकों की और स्कूल वैन वालों की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चा उनके गाड़ी में रहता है वो उनके पिता और माता बन के उनको काम करना चाहिए, ना कि एक ऑटो ड्राइवर या वैन चालक बन के। जब माता पिता बन के अगर आप काम करेंगे जी, तो आपको ये समझ आएगा कि भाई मेरी गाड़ी, ऑटो रिक्शा या मेरी स्कूल वैन, ये मैंने अपडेट रखनी चाहिए, मेरे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे गाड़ी की हवा कितनी है क्या है ये हमने चेक करनी चाहिए, हमारे गाड़ी का इंजन हमने चेक करना चाहिए, हमारे गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए ये हमने तय करना चाहिए, जिसके वजह से बच्चे सुरक्षित जाए और सुरक्षित आए, ताकि किसी बच्चों के साथ दुर्घटनाएं ना हो और किसी माँ बाप की हानि ना हो। ये देखने का काम जितना ऑटो रिक्शा चालकों का है और स्कूल वैन चालकों का है, उतने ही मुस्तैदी के साथ इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने का काम यहाँ के पुलिस प्रशासन का और आरटीओ प्रशासन का है। जी, हम देखते हैं कि जब स्कूल चालू होती है उस दौरान पुलिस यहाँ एक्टिव हो जाती, आरटीओ एक्टिव होता है। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए। उस समय में वो ऑटो की चेकिंग करेंगे, स्कूल वैन की चेकिंग करेंगे,
पर साल भर उसके ऊपर नज़र रखने का काम ये पुलिस का और आरटीओ का होता है, जो ये नहीं रखते, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं बढ़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस और आरटीओ इन्होंने अगर इन सारी चीज़ों पे ईमानदारी से अपना काम किया तो मुझे नहीं लगता कि नागपुर शहर में स्कूल वैन की या ऑटो रिक्शाओं की दुर्घटना होगी। इनको जितने बच्चों की कैपेसिटी दी है उतने बच्चे ही इसमें जाने चाहिए, ये देखने का काम भी पुलिस का और आरटीओ का है। हम देखते हैं धड़ल्ले से जितने बच्चों की कैपेसिटी उससे डबल टिबल बच्चे जाते हैं उसमें। जी, मेरे सर्वे में मैंने कई बार कई स्कूलों के सामने देखे हैं, जिस स्कूल की बसें हो, स्कूल की वैन हो, ऑटो रिक्शाएं हो, उनकी फिटनेस नहीं रहते, उनकी पासिंग नहीं रहती, उनके टैक्स भरे हुए नहीं रहते, फिर भी वो गाड़ियां रास्ते पर चलती है। तो ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करना ये निहायत ज़रूरी है, जिसके वजह से बच्चे सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे और हर माँ बाप को एक विश्वास पैदा होगा कि नहीं भाई, मैं जिसके ऑटो में या जिसके स्कूल वैन में बच्चा भेज रहा हूँ वो मेरे बच्चों को सुरक्षित ले जाएगा, सुरक्षित लाएगा। इसके साथ साथ पालकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है जी। आज पालक भी ये देखते हैं कि मुझे कम पैसे में कैसे सुविधा उपलब्ध हो। एक तरह से मैं ये भी मानता हूँ कि ऑटो रिक्शा चालक और स्कूल वैन चालक, इनको जो कैपेसिटी बच्चों की दी है उस कैपेसिटी से अगर बच्चे वो बिठाते हैं तो उनको उतने कम पैसे में नहीं पुराएगा। ऐसे समय में पालकों ने भी दरिया दिली दिखाते हुए उनको जितना पैसा लगता है उतना उन्होंने देना चाहिए, ताकि वो लोग क्षमता से ज़्यादा बच्चों को नहीं बिठाएंगे, जिससे बच्चों का सफ़र सुखद और अच्छा होगा। विलास जी, एक सवाल ये भी है कि ऑटो हो या फिर बस हो, जो चलाते हैं चालक, कभी ये भी देखा गया है कि वो शराब पीकर भी रहते हैं, तो इस पे पाबंदी कैसे लग सकती, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? अभी हाल ही में मेरे ख्याल से हमारे नागपुर के सीपी उन्होंने एक ड्राइव चलाया था, डंकन ड्राइव जी। मेरा ऐसा मानना है कि भाई किसी भी ऑटो रिक्शा चालक ने या स्कूल वैन चालक ने शराब पी के कभी भी अपने वाहन के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिस वाहन पे आप शराब पी के चलाते हो वही वाहन आपके परिवार को पालता है जी। आपके बच्चों का खाने की व्यवस्था करता है, आपके खाने की व्यवस्था करता है। आपको जो वाहन अपना परिवार पालने में मदद करता है, आपको हर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराने में मदद करता है, ऐसे अपने साथी के साथ वो आपके जीवन का साथी है जो आपको ज़िंदगी भर पालता है जी। और ऐसे अपने साथी के साथ आप शराब पी के अगर चलाते हैं तो निश्चित ही तौर से आप अपने भी जान को जोखिम में डालते हो और आप अपने वाहन में जो बच्चे बैठे होते हैं उनके भी जान को जोखिम में डालते हो। मेरा ये मानना है कि आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ करें, ना कि आप अपने भी जान के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए आप सब ऑटो रिक्शा चालकों से और स्कूल वैन चालकों से नम्र विनंती है कि कृपया आप शराब पी के वाहन ना चलाएं। अभी सरकार ने परिवहन मंत्रालय से, परिवहन आयुक्त से निर्देशित है कि जो भी वाहन में बच्चों का लाना ले जाना किया जाता है उसमें सेफ्टी के दृष्टिकोण से आपकी फायर बैग होनी चाहिए, आपका फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जी। और ये अधिकतर मुझे ऐसा लगता है कि वाहन चालकों ने रखना चाहिए, जिसके वजह से दुर्घटना के समय अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उसको फर्स्ट एड हम लोग दे सके ताकि हॉस्पिटल तक पहुंचने में उसको हम मदद कर सके। तो मेरा ऑटो रिक्शा चालकों से और वाहन चालकों से, स्कूल वैन चालकों से यही निवेदन है कि उन्होंने इस फर्स्ट एड को अपने साथ अपने ऑटो रिक्शा में रखना चाहिए। सीट बेल्ट की बात है, सीट बेल्ट इसमें सभी सीटों पे लागू नहीं हो पाएगा, इसलिए सीट बेल्ट मेरे ख्याल से हम फोर व्हीलर अगर चलाते हैं तो उसमें दो सामने जो लोग बैठते हैं उनको सीट बेल्ट लगता है और हम लगाते भी है, पर इसमें वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा मुझे लगता है। पर इसमें हम लोग अगर सावधानी बरत के अगर अपने वाहनों को चलाएं तो मुझे नहीं लगता कि हम एक्सीडेंट का सामना कर पाएंगे। विलास जी, एक सवाल इस पर अभी आता हूँ कि सरकार ने कहा है कि ई बाइक रिक्शा भी अभी चालू हो जाएगा, तो क्या मानते हैं इसके ऊपर आप? क्या ये एहतियाती सराहनीय कदम है? कितना फायदा हो सकेगा इसका?
मैं ये मानता हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया ये निर्णय ही टोटल गलत निर्णय है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया थी तो उस समय एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में मुंबई में एक कमेटी गठित की गई थी, जिस कमेटी में सभी लोगों को, संगठनों को बुलाया गया था। हम लोग थे उस मीटिंग में और हमने इसका जमकर विरोध भी किया था, पर सरकार ने उस विरोध को बाजू में रखकर ये निर्णय लिया है। मेरा ये मानना है कि ई बाइक जो टैक्सी में दे रहे हैं, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों के व्यवसाय पर बहुत बड़ी मुसीबत आने की संभावनाएं दिख रही है। आज की परिस्थिति है कि ऑटो रिक्शा चालकों को वैसे ही व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है और ऐसे समय में ई बाइक टैक्सी अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देते हैं तो ऑटो रिक्शा चालकों को आप उनका व्यवसाय को ख़त्म करने का काम आप कर रहे हैं। मेरा इसमें यह मानना है कि सरकार ने जब बोला था कि हम नए रोजगार पैदा करेंगे और सरकार अगर ये कहती होंगी कि हम ई बाइक टैक्सी को देके हम रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं जी, तो ये सरकार कहीं तो भी इस जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ई बाइक चलाने वाला भी एक मजदूर या गरीबी इंसान हो सकता है और ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी एक गरीबी इंसान है। ये सरकार दो गरीबों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए सरकार से मेरी पुनश्च विनती है कि ई बाइक टैक्सी को आप परमिशन ना दे और जो व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को जिंदा रखने का काम आप करें, यही मेरी सरकार से नम्र निवेदन है।